हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडिक्विटी के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पर फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया नेपाल वाटर कोऑपरेशन आर करेक्ट। भारत नेपाल जल सहयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण PDA केवल गंडक परियोजना के लिए बनाया गया था। पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज क्रिएटेड सोलेली फॉर द गंडक प्रोजेक्ट। तो आपको पता है पंचेश्वर परियोजना जो है यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है, यह केवल गंडक परियोजना के लिए नहीं बनाया गया था। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम यूजेज जॉइंटली अपडेटेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा ड्यूरिंग मानसून। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मानसून के दौरान संयुक्त रूप से अद्यतन हाइड्रो मौसम विज्ञान डेटा का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है। मानसून में क्या होता है, भारत और नेपाल इन दोनों के संयुक्त हाइड्रो मौसम विज्ञान डेटा से बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो दूसरा कथन सही है। थर्ड है, सप्तकोशी एंड सुनकोशी प्रोजेक्ट आर ज्वाइंटली सर्वेड अंडर ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस। सप्तकोशी और सुनकोशी परियोजना का संयुक्त परियोजना कार्यालय के अंतर्गत संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस के तहत इसका सर्वे किया जाता है, यानी इसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया 1 रॉन्ग है, 2 and 3 इज द करेक्ट। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम विच ऑल पार्टिसिपेशन फ्लो इनटू सिंगल रिवर सिस्टम। उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहां से समस्त वर्षा एक ही नदी तंत्र में प्रवाहित होती है। वर्षा जल जो है एक ही नदी तंत्र में प्रवाहित होती है। ऑप्शन है पठार, अपवाह बेसिन, जल प्रपात या इनलैंड डिप्रेशन, आंतरिक अवनमन। तो इसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। ड्रेनेज बेसिन उसे कहा जाता है जहां से सारी वर्षा एक ही नदी तंत्र में बहती है। सारी वर्षा जल एक नदी तंत्र में बहती है। ठीक है, तो इसे कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन है, तो यह है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इन इंडिया वाज फॉर्म बाय ए मेटेरोइड इम्पैक्ट एंड इज कंसिडर्ड ए क्रेटर लेक। भारत की कौन सी झील उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है और क्रेटर झील मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उल्कापिंड से बनी झील है लोनार झील। महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है लगभग 50,000 वर्ष पहले हुआ है। 50,000 वर्ष पहले, जैसा कि सवाल में ही लिखा है, मेटेरोइड इम्पैक्ट के कारण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। यह खारे पानी की क्रेटर झील है। खारे पानी की क्रेटर झील है। अल्कलाइन वाटर इसमें पाया जाता है। ठीक है, झील का जो पानी है वह अल्कलाइन वाटर है। याद रखिएगा, लोनार झील जो है वह एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट के बारे में और भी बताएंगे, आप शॉर्ट्स में देखिएगा। रामसर साइट्स की एक नई रामसर साइट जुड़ी है, उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, दूसरा है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। केरल में वेम्बनाड झील, यह सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। ठीक है। और है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में है, यह भी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो राइट आंसर हो गया सी, लोनार लेक, महाराष्ट्र। द कुंचिकल फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो कुंचिकल फॉल्स जो है यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक के शिमोगा में है यह कुंचिकल फॉल्स। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी हाइट है 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, यह वराही नदी पर है, वराही नदी पर है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी, कर्नाटक। कुंचिकल वराही नदी पर कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक और है, याद रखिएगा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, यह भी कर्नाटक में है, याद रखिएगा, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर वेटलैंड साइट लोकेटेड इन इंडिया। कौन सा भारत में स्थित रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। चिल्का झील, चांदुबी झील, सुखना झील या सिलसाको झील। तो भारत की फर्स्ट रामसर साइट, इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट कौन है? फर्स्ट रामसर साइट है वह है चिल्का झील। चिल्का झील को 1981 में 1981 में फर्स्ट रामसर साइट बनाया गया था। यहाँ यह जो चिल्का झील है यह इर्रावादी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, इर्रावादी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चांदुबी झील यह असम की झील है, असम में है चांदुबी झील। सुखना झील काफ़ी प्रसिद्ध है, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का सुखना झील काफ़ी प्रसिद्ध है। और सिलसाको झील यह भी असम में है। तो यह तीनों रामसर साइट नहीं है, केवल चिल्का झील ही रामसर साइट है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डैम इज आर करेक्ट। बांधों के बारे में कौन सा कथन सही है? बांध के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है बांध हमेशा जल रोकने हेतु निर्मित कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार को संदर्भित करता है। ए डैम ऑलवेज रेफर टू ए कंक्रीट और स्ट्रक्चरल वॉल बिल्ट टू ब्लॉक वाटर। आपको पता है बांध केवल कंक्रीट का नहीं होता, यह मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, मिट्टी के भी बांध बनते हैं, पत्थर के, लकड़ी के। तो यह केवल कंक्रीट बांध नहीं होते हैं। अर्थ बांध आपने सुना होगा, अर्थ बांध भी आगे और बांधों के बारे में समझेंगे। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है स्पिल वेज इन डैम्स हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर फ्लो आइदर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूअसली। बांधों में स्पिलवे जल प्रवाह को रुक रुक कर या निरंतर नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही। यह अतिरिक्त जल को, जो बांधों में अतिरिक्त जल जमा हो जाते हैं, उसे निरंतर या रुक रुक करके रेगुलेट करने में सहायक करते हैं। तो दूसरा सही है। डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पर्पस एंड हाइट। बांधों का वर्गीकरण संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। आपको पता होगा संरचना के उद्देश्य से बांध बनाए जाते हैं जिसे ग्रेविटी डैम कहा जाता है, ग्रेविटी डैम। ठीक है। आर्क डैम, आपको देखा होगा आर्च डैम भी बने हैं। एक और है बटरेस डैम, बटरेस डैम। तो ये सभी संरचना के आधार पर बनाए जाते हैं। ठीक है। अब पर्पस के आधार पर कौन से बनते हैं? कुछ बांध होते हैं जो सिंचाई के पर्पस से बनाए जाते हैं, कुछ पेयजल ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस से, और कुछ जो होते हैं वह
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। लार्ज डैम 15 मीटर से 15 मीटर के आसपास के जो डैम होते हैं वह लार्ज डैम कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मीटर से अधिक ऊंचाई से, 15 मीटर से इनकी ऊंचाई अधिक होती है, उन्हें लार्ज डैम कहा जाता है। तो राइट आंसर है 2 सही 3 सही, यानी ओनली 2 and 3, बी इसका राइट आंसर है। द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट एट हरिके बैराज इन डैश। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से में निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर यह पंजाब में हरिके बैराज, पंजाब में याद रखिएगा फिरोजपुर में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर इसका उद्गम होता है। यह जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, वह राजस्थान के थार से गुजरती है, राजस्थान के थार मरुस्थल में जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। विश्व के सबसे लंबी नहरों में से एक है। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया, 1984 में। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो पंजाब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है द हिमालयन ब्लॉकिंग द मानसून विंड्स, हिमालय के द्वारा मानसूनी पवनों को रोकना। द वेस्टर्न घाट इंटरसेप्टिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द अरबियन सी, पश्चिम घाट क्या है? पश्चिमी घाट के द्वारा अरब सागर से आने वाले आर्द्र पवनों को रोकना। तो बी इसका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट से, अरब सागर से जो साउथ वेस्ट मानसून की पवनें आती है उसे रोक दिया जाता है, जिसके कारण इसके पश्चिमी ढलान पर भारी वर्षा होती है, पश्चिमी ढलान पर वर्षा होती है। और पूर्वी ढलान वह चूँकि रेन शैडो एरिया में पड़ता है, तो इसके कारण वहाँ कम वर्षा होती है। इसके वजह से पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होती है। किसके कारण? तो रेन शैडो इफेक्ट के कारण, रेन शैडो इफेक्ट के कारण। तो राइट आंसर है बी। व्हाट आर मैंगो सावर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। भारतीय जलवायु के संदर्भ में मैंगो सावर्स क्या है? मैंगो सावर ऐसे सावर्स हैं जो कि आमों को पकने में सहायता करती हैं, आम पकने में सहायता करती है। कैसे पकने में सहायता करती है? यह मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले की हल्की बारिश है। केरल कर्नाटक में मानसून से पहले की हल्की बारिश, मानसून से पहले की हल्की बारिश, इसे मैंगो सावर कहा जाता है। इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम, क्योंकि इसे चेरी फल को फायदा पहुंचता है। इसे बंगाल में प्री मानसून तूफान भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लाइट प्री मानसून सावर दैट हेल्प इन द ईयरली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, हल्की प्री मानसून वर्षा जो आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स आर एसोसिएटेड विथ ड्राई वाटर एंड क्लियर स्काई इन नॉर्दर्न इंडिया। कथन कारण के प्रश्न है। इसका रीजन है ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून द लो प्रेशर एरिया ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। लौटते मानसून की पवनें उत्तर भारत में शुष्क मौसम और साफ आकाश से संबंधित होती हैं।
आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर में यह होता है, अक्टूबर नवंबर में, जब उत्तरी मैदान में निम्न दाब का क्षेत्र खत्म होता है और उच्च दाब स्थापित होता है, उच्च दाब स्थापित होता है। इसका रीजन में लिखा है लौटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदान पर निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पवन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और तमिलनाडु को इस समय वर्षा मिलती है। तो राइट आंसर हो गया, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द BWHW टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड। भारत के किस क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु जो है वह राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार की जलवायु को गर्म मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। गर्म मरुस्थलीय जलवायु यह कहाँ पाई जाती है, तो यह राजस्थान के थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी राजस्थान। Why does the तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क क्यों रहता है। पहला रीजन है शीत ऋतु में वायु उष्णकटिबंधीय चक्रवात परिस्थिति के कारण। दूसरा है इससे अधिकांश वर्षा अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मिलती है। थर्ड, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है। सी इसका राइट आंसर है। साउथ वेस्ट मानसून की जो मानसून है उसकी बंगाल की खाड़ी शाखा, यह शाखा जो है तमिलनाडु तट के समानांतर है, तमिलनाडु के पैरेलल है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है या नहीं के बराबर होती है। तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। क्लियर है, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द चिलाई कला इज द लोकल नेम गिवन टू द 40-day पीरियड ऑफ हार्श विंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिलाई कला भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कठोर शीत ऋतु के 40 डेज 40 दिवसीय काल का स्थानीय नाम है। तो चिलाई कला यह कश्मीर में 40 दिन की कठोर सर्दी को दर्शाता है। 40 दिन का कठोर सर्दी यहाँ होता है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक भयंकर बर्फबारी होती है। तो इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है चिलाई खुर्द, यह होता है 20 दिन का होता है। कब? फरवरी 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, फरवरी 1 से 20 तक चिलाई खुर्द। और एक होता है चिलाई बच्चा जो कि 10 दिन का होता है। इसे फरवरी 21 से मार्च 2 के बीच पाया जाता है, यानी इन दोनों के बीच है। याद रखिए, चिलाई कला जो है वह फारसी शब्द है। चिलाई कला फारसी शब्द है या कश्मीरी शब्द है। तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर वेरीफाइड वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन लाइक एफॉरेस्टेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग।
यह वनीकरण और वर्षा जल संचयन जैसे सत्यापित स्वैच्छिक पर्यावरणीय कारणों के लिए क्रेडिट प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है इट ऑपरेट अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संचालित होता है। याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जाता है। थर्ड है क्रेडिट्स आर ट्रेडेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यह ट्रेडेबल है यानी व्यापार योग्य है और वित्तीय संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 3 सभी। डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, पर्यावरणीय कारणों के लिए क्रेडिट प्रदान करना, तो इसे 2023 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुंदरबन ए लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट इज शेयर्ड बिटवीन विच 2 साउथ एशियन कंट्री। सुंदरबन एक विशाल मैंग्रोव वन है, किन 2 दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा करता है। आपको पता है भारत और बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना के डेल्टा पर है। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, आपको पता है रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है यह। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और यह एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। तो राइट आंसर हो गया इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द सोलर इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। भारत में 16 पारितंत्र की विशेषताएं क्या है। पहला है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट जोन्स, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र। तो पहला ही कथन गलत है। जो 16 पारितंत्र है वह आर्द्र और ठंडा वातावरण के लिए जाना जाता है। आर्द्र के साथ साथ ठंडा वातावरण होता है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पर पाया जाता है। सेकंड है ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन द डिप्रेशन एंड फोल्ड्स ऑफ ए वैली सराउंडेड बाय इंटेंसिव एरिया ऑफ ग्रासलैंड। घास भूमि से घिरी घाटियों के अवसादों और मोड़ों में वृक्षों की वृद्धि होती है। याद रखिए इसे 16 घास भूमि भी कहा जाता है, 16 घास भूमि। तो दूसरा सही है। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ कोनिफर्स इन एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन। घने वनस्पति क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व। तो यहाँ शंकुधारी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं बल्कि चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है केवल 2 इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कडबनवाड़ी ग्रासलैंड इज इन। कडबनवाड़ी घास भूमि कहाँ है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो कडबनवाड़ी ग्रासलैंड यह महाराष्ट्र के अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ सोन चिरैया पाई जाती, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड महाराष्ट्र में है, यहीं पर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पाई जाती है जिसे सोन चिरैया के नाम से भी जानते हैं। यह पक्षी अत्यंत संकटग्रस्त है, अत्यंत इंडेंजर्ड सिचुएशन में है। क्लियर है, डी इसका राइट आंसर है। द हेसरघट्टा ग्रासलैंड आर इन। हेसरघट्टा घास भूमि कहाँ स्थित है। हेसरघट्टा जो कि बेंगलोर के पास है, कर्नाटक में बेंगलोर के पास है।
हेसरघट्टा जलाशय या दुर्लभ पक्षियों का आवास है? दुर्लभ पक्षियों का आवास है। इसमें प्रमुख पाया जाता है लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन ये जो पक्षी है यहाँ पाई जाती है। इसके साथ साथ जेरडोन कर्सर, जेरडोन कोर्सर, ये दोनों क्या है? दुर्लभ पक्षियाँ हैं, तो इनका आवास यहाँ है। तो राइट आंसर होगा ए, बेंगलुरु। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स ऑफ इंडिया? भारत के स्वदेशी कुत्तों की नस्ल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? स्वदेशी कुत्तों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, याद रखिएगा। गलत कौन सा है? तो पहला है गद्दी डॉग। गद्दी डॉग यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सही नहीं है। अच्छा, तो गद्दी डॉग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोनों में पाया जाता है। कोम्बई तमिलनाडु में, सही है। मुधेल हाउंड, मुधेल हाउंड यह कर्नाटक में पाया जाता है। और चिपराई, चिपराई केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सबसे पहले हम जानते हैं खरीफ और रबी फसल के बारे में। खरीफ और रबी फसल के बारे में, खरीफ फसल जो होता है इसका टाइम पीरियड है जून से सितंबर, जून से सितंबर, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जून से सितंबर में इसकी बुआई होती है। खरीफ के अंतर्गत आता है धान, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी आते हैं खरीफ में। रबी फसल में क्या होता है? रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और इसकी कटाई अप्रैल जून में होती है। अप्रैल जून में इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूँ, सरसों और जौ। गेहूँ, सरसों और जौ यह क्या है? खरीफ फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंडनट, रागी, जवार एंड राइस आर ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन? मूंगफली, रागी, ज्वार और धान निम्नलिखित में से किस ऋतु में उगाए जाते हैं? अभी अभी हम लोगों ने बताया यह खरीफ फसल है। मूंगफली, रागी, ज्वार ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है, ऑब्वियस है, सबसे शुष्क क्षेत्र है जोधपुर का। 1952 में स्थापित किया था, 1952 में राजपुताना डेजर्ट रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थापित किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया रबी क्रॉप्स आर टाइपिकली सोन इन? भारत में रबी फसलें सामान्यतः कब बोई जाती हैं? अभी बताया रबी अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून में काटी जाती हैं। अप्रैल से जून में काटी जाती हैं, अभी बताया था। देख लो आप, एक ही कॉन्सेप्ट से 3 सवाल बने हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, अक्टूबर दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर। ए इसका राइट आंसर है। नेम द इंडियन स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो?
भारत का वह राज्य जो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यहाँ की प्रमुख जो किस्में हैं वह विश्व प्रसिद्ध है, जैसे दशहरी, लंगड़ा। दशहरी आम जो है वह मुख्य रूप से लखनऊ में पाई जाती है, और लंगड़ा वाराणसी का है। तो राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। 45% आम उत्पादन, विश्व के 45% आम उत्पादन भारत में होता है। तो राइट आंसर हो गया ए, उत्तर प्रदेश। नेम द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो भारत का 70% जो कॉफ़ी है वह कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है, खास करके कर्नाटक के कुर्ग, चिकमंगलूर और हासन जिले। चिकमंगलूर और हासन जिला वह कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल का दूसरा स्थान है, केरल सेकंड पोजीशन पर है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, 6th कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया सी, कर्नाटक। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गन्ना। उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है इसका। 40% के आसपास गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र दूसरा है, सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है। याद रखिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है। तो राइट आंसर हो गया बी, उत्तर प्रदेश। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। भारत के किस राज्य में कार्यबल जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात कृषि में लगा हुआ है? तो सबसे अधिक कृषि में लगा हुआ है, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कृषि होती है। यूपी में कृषि पर निर्भरता सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक बिहार में कृषि निर्भरता है, बिहार में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है। उन्नत कृषि पंजाब में की जाती है, पंजाब में उन्नत कृषि की जाती है। तो सवाल में पूछा गया है कि कार्यबल जनसंख्या, तो कार्यबल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। यहाँ याद रखिएगा डिफरेंस यही है, कार्यबल जनसंख्या। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उच्च नमी धारण क्षमता, शुष्क गर्म मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती है। सेकंड है, उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती आदर्श होती है। और डी है, चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से समृद्ध परंतु फॉस्फोरिक तत्व कम प्राप्त होते हैं। पहला जो है वह काली मिट्टी के बारे में बताया गया है। काली मिट्टी की विशेषता बताई गई है, जिसमें उच्च नमी धारण क्षमता, गर्म मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती आदर्श होती है। ठीक है। रिच इन ए लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। तो काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम यह सभी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस जो है वह कम पाया जाता है। क्योंकि यह सभी कथन जो है काली मिट्टी से संबंधित है,
तो 1 एंड 3 इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट एलुवियल सॉइल्स फ्रॉम रेड एंड येलो सॉइल्स? कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी में सही अंतर बताता है? जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी में अंतर, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी देखते हैं। पहले जलोढ़ मिट्टी जो मुख्य रूप से गंगा के मैदान में पाई जाती है, गंगा मैदान में, ठीक है। काली रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है, दक्कन पठार में पाई जाती है। और लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी यह एमपी और झारखंड में, खास करके पूर्वी एमपी में, ईस्ट एमपी में पाई जाती है। तो सवाल में कहा गया है जलोढ़ चट्टानों से, यह नहीं होगा। जलोढ़ पुरानी किस्में सबसे उर्वर होती है। जलोढ़ बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी, लाल पीली बलुई दोमट मिट्टी, कम उर्वर उच्च भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सी इसका राइट आंसर है। एलुवियल मिट्टी के बारे में सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट? गेहूं की खेती के लिए कौन सी कृषि जलवायु एवं मृदा दशाएं आवश्यक हैं? तो गेहूं के लिए जो तापमान है वह चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बुआई के समय, 10 से 15 बुआई के समय, और 25 से 30 कटाई के समय, ठीक है। वर्षा 75 से 100 चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर की चाहिए। और मिट्टी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी इसके लिए आदर्श है, और यह रबी है, याद रखिए रबी फसल के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टेम्परेट क्रॉप विंटर टेम्परेचर समर क्ले लोम सॉइल। समशीतोष्ण फसल है यह, शीतकालीन तापमान चाहिए, ग्रीष्म चिकनी दोमट मिट्टी। तो सी इसका राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग क्रॉपिंग सीजन विथ देयर मेजर क्रॉप्स। निम्नलिखित फसल ऋतुओं को उनकी प्रमुख फसल से मिलान कीजिए। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने खरीफ, खरीफ के अंतर्गत कौन कौन आएगा? धान कपास बाजरा, खरीफ के अंतर्गत आएगा। दूसरा धान कपास और बाजरा, ठीक है। रबी में कौन कौन आएगा? गेहूं चना राई सरसों, गेहूं चना राई सरसों, ठीक है। और जायद के अंतर्गत आएगा सब्जियां फल, ये सभी जायद के अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट मैच हो गया 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 कौन होगा? सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इट्स फर्स्ट फेज मिड 1960 टू मिड 1970 वाज लार्जली इनफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? हरित क्रांति अपने प्रथम चरण 1960 के दशक से मध्य 1970 के दशक में किस क्षेत्र में काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा? तो यह जो है बिहार में यह अप्रभावी रहा, क्योंकि आपको पता है बिहार में क्या है? अनिश्चित मानसून है, बाढ़ की समस्या है, सिंचाई सुविधा की कमी है, जो सिंचाई की आर्टिफिशियल सुविधा है उसकी सुविधा कमी है। यहाँ हाई यील्ड वैरायटी के बीजों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ किसान गरीब हैं और भूमि सुधारों का अभाव है, किसान गरीब और भूमि सुधार का अभाव पाया गया। तो राइट आंसर हो गया सी बिहार। अगला सवाल है
इन इंडिया विच ऑफ दीज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स फॉर लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डेवलपमेंट। भारत में कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना बड़े पैमाने पर विकास हेतु सबसे पहले महत्वपूर्ण भूजल भंडार रखती है? तो इसे कहते हैं अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन। ए इसका राइट आंसर है। यहाँ सबसे अधिक भूजल मिलता है किसमें? तो रेत, बजड़ी और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक जल जो है संचित रहता है। जो गंगा का मैदान है वह ऐसा ही है। तो यहाँ सबसे अधिक बड़े पैमाने पर भूजल पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। भारत में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में फसल ऋतु नहीं है? फसल ऋतु पहला है खरीफ, रबी, जायद या बरानी। तो क्लियर है डी बरानी। बरानी जो है फसल ऋतु नहीं है बल्कि वर्षा आधारित कृषि की पद्धति है। याद रखिएगा, इस पर सवाल आ सकता है बरानी के बारे में। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एसोसिएटेड विथ ड्राईलैंड फार्मिंग। कौन सा फसल शुष्क भूमि खेती से संबंधित नहीं है? शुष्क भूमि ऑप्शन है गवार, बाजरा, जूट या रागी। तो राइट आंसर होगा रागी। रागी के लिए न्यूनतम पानी चाहिए, कम उर्वर मिट्टी में भी इसका उत्पादन हो जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। तो राइट आंसर है डी रागी। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विथ ड्राईलैंड फार्मिंग। ये तो हो चुका है। तो रागी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ फसल। ऑप्शन है धान, गेहूं, तरबूज या सरसों। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। धान क्या है? यह खरीफ फसल है। गेहूं रबी फसल है। तरबूज इसे जायद फसल के रूप में जाना जाता है। सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो गया ए धान, खरीफ फसल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मोर देन 85% ऑफ इट्स नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। निम्नलिखित में भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसके शुद्ध बोई गई भूमि का 85% से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो ऑब्वियस है यह हरियाणा आएगा। हरियाणा जहाँ के सर्वाधिक सिंचित होता है 85% से अधिक, 85% के आसपास जो क्षेत्र है यह इनका सिंचित क्षेत्र है, यानी शुद्ध बोई जाने वाली भूमि है। ठीक है। हरियाणा, पंजाब क्या उच्च सिंचाई वाला राज्य है। बिहार और उड़ीसा यहाँ कम सिंचाई की व्यवस्था है। बिहार उड़ीसा में कम सिंचाई है। तो राइट आंसर होगा डी हरियाणा। तो ये था एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नंबर 4। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।